हेलो एवरीवन, आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टार IQ। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का मतलब क्या है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हिंदी में हम क्या कहेंगे? इस चैप्टर को परमाणु की संरचना। किसकी? परमाणु की। स्ट्रक्चर किसकी? एटम की। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम क्या है? एटम हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका? मैटर का, किसी पदार्थ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी परमाणु का जो परमाणु है वो किसका मूल निर्माण खंड है? किसका? पदार्थ का, मैटर का। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए ईंट हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसे ही मैटर की हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम्स है। ठीक है, कोई भी अब यूँ लगा लो, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस थे तो उनके एटम्स क्या अलग अलग हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। अब सॉलिड लिक्विड गैस अगर हैं तो उनके अंदर अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि जैसे सॉलिड वाले लिक्विड में एग्जिस्ट करें, हाँ उनकी कंडीशंस चेंज होने के बाद वो एग्जिस्ट करते हैं, बट उनमें उसकी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, फिजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती हैं। ठीक है, वहीं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या चार्ज पार्टिकल्स क्या मैटर के अंदर होते हैं? तो जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं वो आगे अगर डिवाइड करते हैं हम तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जबकि हमारी जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी 1808 की एटॉमिक थ्योरी की, जो मैटर की थी, जो पदार्थ की एटॉमिक थ्योरी थी, वो क्या कहती थी कि एटम आगे डिवाइड नहीं हो सकते, इसीलिए वो क्या होगी? फेल हो गई थी। तो एटम्स हमारे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में। तो ये प्रोटॉन किसने दिए थे? प्रोटॉन्स दिए थे हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने डिस्कवर किए? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट में? गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में। वहीं हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो डिस्कवर किया गया जे थॉमसन ने। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्कवर किए गए, किसने किए? जे थॉमसन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट में? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, जो कैथोड रे का ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। किसने? जे थॉमसन ने। वहीं न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए? जेम्स चैडविक ने। और जेम्स चैडविक ने ये 1932 में इसमें क्या किया था? इस एक्सपेरिमेंट में बेरिलियम लिया था। किसके साथ? अल्फा पार्टिकल्स के साथ बेरिलियम लिया, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। वो किसके साथ उसने बॉम्बार्डमेंट की? विद अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्बन निकलता है और हमारा न्यूट्रॉन निकलता है उसमें। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या निकला? न्यूट्रॉन और कार्बन। तो ये हमारा वहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट में हमारा किसने? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स का डिस्कवर कर लिया था। और कौन से कंपोनेंट्स लिए? बेरिलियम एंड हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब हमारे जो देखो ये हमारा एक एटम है। ठीक है, एटम्स के अंदर इसने बोला प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, तो अब हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो सेंटर में होते हैं। सेंटर में दिख रहे हैं प्लस एंड ये ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में होंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करेंगे अपने ऑर्बिट्स पे। हम जो ये घूमते हैं ना, जिस ऑर्बिट्स कहते हैं उन्हें। वहीं इलेक्ट्रॉन की देखो अब लोकेशन क्या हुई? आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये हमें दिख भी रहे हैं कि बाहर है न्यूक्लियस से। वहीं इसका चार्ज होता है -1.602 इंटू 10 की पावर -19। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस का 1.602 10 की पावर -19। यूनिट चार्ज -1, यूनिट चार्ज प्रोटॉन की +1। वहीं न्यूट्रॉन हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल होता है ना, ऐसे ही हमारा इसमें उस चार्ज को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियस हमारा मतलब कि न्यूट्रॉन होता है और उसका चार्ज 0 होता है। वहीं इनके मासेस डिफरेंस होते हैं। ठीक है, AMU के अंदर हम देखते हैं तो AMU के अंदर मास है इसका 0.00055। वहीं हमारा प्रोटॉन का है 1.00727, न्यूट्रॉन का है 1.00866। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मास नंबर होते हैं हमारा 0.00091 इंटू 10 की पावर -24। ये तीनों सेम है। ठीक है, ये मास ये ग्राम्स में है, इसीलिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया। और वहीं हमारा AMU में ये वाले मास हैं। ठीक है, किसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के।
अब जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 में 1837 टाइम्स 1837 1/1837 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते थे, हम पहले बोलते थे इसे नेगाट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को थॉमसन के द्वारा नेगाट्रॉन्स कहा गया था। उसके बाद तो फर्दर प्रोसेस जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो नेगाट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन पड़ गया। किसने दिया, स्टोने ने दिया था। ठीक है, वहीं एलिमेंट जो हमारा एलिमेंट वर्ड है वो लेवोसियर ने दिया था। ठीक है, तो याद रखना एलिमेंट किसने दिया, लेवोसियर ने, और जो इलेक्ट्रॉन की जो टर्म है वो हमारे स्टोने ने दिया था। ठीक है, स्टोने ने दिया। अब वहीं हमारा एटम के अंदर हमने देख लिया कि प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी, एक बैलेंस प्रोपोर्शन में, कि वो हमारे क्या होंगे, संतुलित अनुपात में होंगे। ये नहीं कि एलिमेंट जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ठीक है, प्रोटॉन्स हमारे अंदर रिजाइड करते हैं न्यूक्लियस में, और वहीं हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव। इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था पहले वाले चैप्टर में भी, इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम के अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो किसी और के साथ बाउंड भी हो सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो, ये हमने जो जॉन डाल्टन की 1808 की थ्योरी थी, कौन सी, एटॉमिक थ्योरी, ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। इसमें यही था कि हमारा क्या है, एटम्स के अंदर जो मास है वो नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी मेड इन एनी केमिकल रिएक्शंस, और एलिमेंट जो एटम्स हैं वो भी नहीं बनते हैं। ठीक है, ना ही फॉर्म होते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वहीं हमारे जो एटम्स हैं वो आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो टाइनी पार्टिकल्स जो एटम कहते हैं वो आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये फेल हो गई थी। क्यों, क्योंकि हमने तो डिवाइड कर दिया आगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, अब इसने ये कहा कि हर एलिमेंट क्या सेम नेचर को एग्जिबिट करेगा और सेम एलिमेंट्स ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था कि सेम क्यों, अलग अलग क्यों नहीं हो सकते। इसने इस रीज़न को नहीं समझाया था कि अलग अलग वाले क्यों नहीं मिल सकते। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट कहता है कि एटम्स जो कंपाउंड्स की कंबाइनिंग रेशियो है वो होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, हाफ नहीं होनी चाहिए। वहीं जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर कांस्टेंट नंबर, मतलब कांस्टेंट ही टाइप या और एक ही काइंड के एटम्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में एक ही टाइप के या कांस्टेंट नंबर होंगे और एक ही टाइप के एटम्स होंगे। तो इसीलिए ये फेल हो जाती है ये थ्योरी हमारी एटम की, क्योंकि हमारी ये हमने क्या किए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स में डिवाइड कर दिए, और इसने ये रीज़न नहीं बताया कि ये एक साथ क्यों नहीं, मतलब ये एलिमेंट्स अलग अलग वाले क्यों नहीं हो सकते। इसने रीज़न नहीं दिया, जबकि इसने बोल दिया कि सेम एलिमेंट्स को ही हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारी इसने एक्सप्लेन नहीं की, और इसीलिए क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो आगे हमारी फिर थ्योरीज दी होती है, बहुत ने दी हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या कहता है कि हमारा क्रिसमस पुडिंग है, या फिर हम कह सकते हैं वाटरमेलन है, या क्रिसमस पुडिंग या खीर कह सकते हैं। ठीक है, खीर में क्या होता है, किशमिश, काजू, बादाम ये होते हैं ना। तो इनको देखो, इसके अंदर जो ये ऑरेंज पार्ट है ये प्लस चार्जेस इसमें है। ठीक है, और जो माइनस है ये एम्बेडेड है, मतलब इसने नेगेटिव चार्जेस को एम्बेडेड मतलब इसमें डाल दिए, और जो बाहर का आउटर ये ऑरेंज पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो प्रोटॉन्स और हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या है, इक्वल है, ना ही हमारा कोई ज़्यादा है ना ही कोई कम है। ठीक है, तो इसीलिए ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जो स्फेरिकल क्लाउड है ये इसमें ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव हो गए, और दोनों ही हमारे ये मिला के एटम को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बट इसके अंदर हमारे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हैं। वहीं रदरफोर्ड का अगर हम मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड क्या कहता है, इसने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि गोल्ड फॉइल बॉम्बार्डमेंट की। ठीक है, बॉम्बार्डमेंट की किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा रेस को उसने गोल्ड फॉइल में से पास किया। देखो इसमें देखो, ये अल्फा बीम है और ये हमारे गोल्ड पार्टिकल्स है। तो कई हमारे जो अल्फा बीम्स थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो पास हो जाते हैं, कई डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देखो ये डिफ्लेक्ट हो गए, कई बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कई वापस आ जाते हैं। ठीक है, और या आर पार हो जाते हैं। 3 चीज़ें इसने देखी, क्या कि अल्फा पार्टिकल्स हाई स्पीड पे स्ट्रेट निकल जाते हैं गोल्ड फॉइल के। तो इसका मतलब हमारे एटम्स के अंदर क्या है, स्पेसेस हैं। स्पेसेस होंगी किसी भी जगह से तो वो निकल जाएंगे। अब किसी गली में से जगह होगी तभी हमारी गाड़ी निकलेगी, नहीं है तो वो नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब यही है कि वो क्या है, एटम्स के अंदर हमारी लॉट्स ऑफ स्पेस है, खाली जगह है। तो वहीं और तो नेक्स्ट उसने क्या देखा कि स्लाइटली एंगल से वो क्या हो रहे थे, डाइवर्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे।
तो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे एटम के अंदर वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। दूसरा इंटरफेरेंस क्या आता है कि उस पहले इंटरफेरेंस में तो आया कि बहुत सारी खाली स्पेस है। दूसरे इंटरफेरेंस दूसरा हम अगर हस्तक्षेप देखते हैं तो उसके अंदर इतनी खाली स्पेस नहीं है पर है स्पेस, ठीक है। अब इसमें 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल बाउंस बैक हो जाता है, मतलब उल्टा चला जाता है। इसका मतलब कि उस वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस थे। कौन से? पॉजिटिव चार्जेस। अब एक जगह अगर हमारे ब्लॉक कर देते हैं गली को तो हम वापस मुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही उसमें से एक रोड हमारी क्या होगी? ब्लॉक होगी और हम वापस रुक गए। 12,000 रोड्स में से 12,000 पार्टिकल्स में से एक अगर वापस आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस थे। तो ये हमारा क्या था? रदरफोर्ड का मॉडल था एटम का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का, जो कि हमारा बताता है कि बहुत सारी अनऑक्यूपाइड खाली जगह थी, ठीक है, अनऑक्यूपाइड स्पेस थी। किसकी? एटम के अंदर। एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है। दूसरा बताया कि परमाणु के केंद्र में जो न्यूक्लियस है हमारा वो हाईली पॉजिटिव है। जो हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो हेवीली पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस है जो कि सेंटर में है। किसके? एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर वो मौजूद है। फिर आगे कहता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इक्वल अमाउंट में होगा, जो सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होगा। ये हम फर्स्ट स्लाइड से ही करते आ रहे हैं कि जो भी चार्ज है वो इक्वल है, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वहीं हमारा अगली स्लाइड आती है कि न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब न्यूक्लियस ऑफ एटम में जो बीच में है वो न्यूक्लियस है और इसके आर पार इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। किस पे? ऑर्बिट्स पे। जिसके आर पार घूमते हैं वो हमारा जो एक्सिस है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जैसे अर्थ भी हमारी रिवॉल्व हो रही है एक्सिस के ऊपर तो वो ऑर्बिट पे घूम रही है। एक्सिस भी कह देते हैं, ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस की इसने क्या डेफिनेशन दी है। न्यूक्लियस हमारा सेंटर ऑफ द एटम में है, ठीक है। अब अगली पॉइंट इसने क्या कहा है कि मास ऑफ एटम क्या है? किसकी वजह से मास ऑफ द एटम? न्यूक्लियस की वजह से। जो एटम का कोई भी द्रव्यमान है या मास है वो किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण है। वहीं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे। तो जो सर्कुलर पाथ है उसे हमने क्या कहा है? ऑर्बिट कहा है। अगर हम साइज का कंपेयर करते हैं किसका? एटम और न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का साइज क्या है? एटम से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज अपने आप में ही कम है एटम से, ठीक है। अब हमारा आता है क्या कि न्यूक्लियर मॉडल का फेलियर। इसकी कमियां क्या थी? न्यूक्लियर मॉडल में कमी ये थी कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो वो एक जगह उसने कहा कि स्थिर रहते हैं, बट स्थिर रहते हैं तो मैक्सवेल की स्टोरी क्या कहती है, थ्योरी क्या कहती है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो घूम रही है तो वो रेडिएट करेगी किसी एनर्जी को। अब इलेक्ट्रॉन्स उसके आर पार घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, तो वो कोई ना कोई एनर्जी रेडिएट करेगी, निकालेगी अपने में से, ठीक है। अब अपने में से निकालेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की अगर स्पीड कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या होगा? उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके अंदर गिर जाएगा। तो इसी कारण न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या हो जाता है? फेल। वहीं हमारी अब एक डेफिनेशन आती है कि न्यूक्लियॉन्स क्या है। न्यूक्लियॉन्स हमारे प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट थे एटम के न्यूक्लियस के अंदर, दोनों चीज़ें पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स, उन दोनों को मिला के हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स कहलाया जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। फिर आगे आता है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या है। बोहर मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट करता है, क्या देता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं न्यूक्लियस के आर पार एक अनअटैच्ड ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट्स में, वो देखो इस अगली स्लाइड में कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके आर पार हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स घूमने के लिए शेल्स बने हैं। बोहर मॉडल ने शेल दिए, कौन से? के शेल, एल शेल एंड एम एंड एन। ये हमने एक्सप्लेन 3rd चैप्टर में भी किए थे। के शेल की वैल्यू हमारी n/1 ले लेते हैं, एल है तो n/2, एम है तो n/3, एन है तो n/4। तो ये हमारे KLMN शेल हैं। किसने दिए? बोहर ने दिए। बोहर में इसने क्या कहा कि ये अनअटैच्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूमते हैं, अलग अलग पाथ पे ये घूमते हैं और इनकी हमारी क्या है? ये एनर्जी को एमिट नहीं करते जब ये ऑर्बिट्स पे घूमते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स को हमने क्या कहा है? एनर्जी लेवल्स का है। ये हमारे क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये हमारा बोहर मॉडल था क्या? एटम्स का,
इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ऑर्बिट्स हैं, इन्हें हमने क्या नाम दिया है, एनर्जी शेल्स। वहीं हमारा जो न्यूट्रॉन्स था जो चैडविक ने डिस्कवर किए थे, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर होता है न्यूट्रल, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं एटम्स के अंदर। वहीं हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था इन शेल्स के अंदर, तो ऑर्बिट नंबर अगर n है, n अगर 1 है, तो उसके अंदर हमारे एटम्स कितने आएंगे, तो n की जगह ये फॉर्मूला है कि कितने उस ऑर्बिट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, तो हमारा 2n की पावर स्क्वायर, n हमारा अगर 1 है, ठीक है, तो 2 इंटू 1 की पावर को हम अगर स्क्वायर करते तो 1, 2 इंटू 1 2, तो हमारे k शेल में कितने आएंगे 2, वहीं हमारे l शेल में 8, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वो कैपेसिटी है उस एटम को फिल करने की एक सीक्वेंस में। Until the inner shell of an atom are filled completely, the outer shell cannot contain any electron. जब तक अंदर के शेल्स नहीं भरेंगे तब तक हम बाहर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते बाहर वाली शेल्स में, ठीक है। ये हमारी हिंदी की स्लाइड होगी। वहीं अब हमारा अगला पार्ट आता है वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी, ये भी हमने 3rd चैप्टर में कर चुके थे कि जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी कह सकते हो कि आउटर शेल में जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की दूसरे के साथ, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। अब हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो खाली इलेक्ट्रॉन्स है जो दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जो एटम्स कंप्लीटली फिल्ड हैं और जो हमारे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे आउटर शेल में हैं, वो एक्टिव नहीं होते केमिकली, जो केमिकली एक्टिव नहीं होंगे, और ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की जो बाहर की, जैसे हीलियम है, हीलियम के अंदर वैलेंसी क्या है 2 है, बट ये हमारे उस अंदर ही है, आउटर मोस्ट शेल में उसके 2 ही हैं, बट ये हमारा क्या है, इसी वैलेंसी तो 2 होगी, बट ये कहीं पे भी किसी भी और एलिमेंट के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये अगर शेयर करेगा तो पूरे के पूरे 2 करेगा, या फिर ये शेयर नहीं करेगा। हीलियम अपने आप में ही क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। ऑक्सीजन की अगर वैलेंसी की बात करें तो 2 वैलेंसी है उसकी, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है किसी भी एलिमेंट से। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी के, अधिकतम क्षमता के बिल्कुल करीब होते हैं, जब जैसे कि हमारा ऑक्सीजन का हम लेते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट को अगर हमें देखना है तो 8 होने चाहिए, बट ऑक्सीजन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी अगर वैलेंसी की बात करते हैं, 8 नहीं है 6 है, तो 8 - 6 2, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या है देने होंगे किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए, या तो वो 2 लेने होंगे, या तो वो 6 देगा या 2 लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 उसकी क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, और वो वैलेंसी हो गई, ठीक है, ना कि 6 होगी, क्योंकि 6 ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि 6 ज़्यादा हो गए तो 2 हमारा कम है, तो 2 हमारा क्या हो गया, वैलेंसी होगी। वहीं हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर अगर हम बात करते हैं, सिंबल को अगर हम नोटेशन देते हैं किसी भी एटम की एलिमेंट को, तो ऊपर हमारा मास नंबर आता है, नीचे हमारा एटॉमिक नंबर आता है इसके सबस्क्रिप्ट में। तो मास नंबर का अगर हम देखते हैं तो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उस एटम के अंदर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नाइट्रोजन में कितने हैं, 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 7, एटॉमिक नंबर भी 7। वहीं मास नंबर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइसोटोप्स की बात आती है समस्थानिक की, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें वेरी होते हैं मास नंबर्स। जो ये मास नंबर है वो तो डिफरेंट होंगे, बट ये एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, ठीक है, बट सिमिलर होगा इनका केमिकली नेचर। आइसोटोप्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ हैं, और इनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो सिमिलर होगी, समान होगी, बट भौतिक जो विशेषताएं हैं वो डिस्टिंक्ट या विशिष्ट होंगी। तो ये हमारे जैसे एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का देखो ये हाइड्रोजन है, इसकी आइसोटोप ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है।
तो ये मास नंबर्स हमारे अलग अलग हो रहे हैं और जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा क्या है, सेम है। अब देखो ये जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोटोप्स के, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यूरेनियम का आइसोटोप हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। आइसोटोप जो कोबाल्ट का है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। आयोडीन का जो आइसोटोप है वो गोइटर, जो हमारी आयोडीन की कमी से जो गोइटर डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का ही आइसोटोप यूज़ किया जाता है। अब आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स में वहाँ मास नंबर्स डिफरेंट थे, तो आइसोबार्स में हमारे यहाँ पे क्या है, मास नंबर सिमिलर होंगे बट एटॉमिक नंबर्स हैं क्या, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो नीचे के पाँव वाले होंगे वो अलग और ऊपर वाले हमारे क्या है, सेम। जैसे देखो ये हमारे आइसोबार्स हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के, तो मास नंबर्स हमारे सेम है और नीचे एटॉमिक नंबर जो थे वो हमारे डिफरेंट हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो हमारे सेम होते हैं तो 18 18 और एटॉमिक। अब देखो इस स्लाइड से आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब हम न्यूट्रॉन्स तो निकाल ही सकते हैं, मास नंबर अगर दिया गया तो मास नंबर क्या था हमारा, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम। हम ये भी कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का सम या न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का सम। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स। अगर मास नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है तो हमारे न्यूट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे। तो ये हमारे आइसोबार्स थे। आइसोबार्स में हमारे मास नंबर डिफरेंट है और आइसोटोप्स में हमारे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये चैप्टर बेटा था आपका नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।